नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल टुडेज़ बायोलॉजी पर। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे वायरस इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या है ये हेपेटाइटिस बी वायरस? इससे किस तरह का इन्फेक्शन होता है? तो आज हम इसी वीडियो में उस बारे में ही चर्चा करेंगे। इससे मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो किस तरह की ये जो डिजीज़ है वो कॉज कर सकता है, वो उसका आंसर होगा लीवर सिरोसिस, लीवर का कैंसर, फेलियर ऑफ लीवर। इस तरह की जो ये बीमारियां हैं ये इस वायरस के चलते हो सकती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये कितनी तरह का वायरस होता है, किस किस तरह का होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो मुख्यतः दो तरह का होता है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट में जो इसका टाइम पीरियड है वो लेस देन 6 मंथ होता है, 6 मंथ्स होता है। इसी के साथ बात करूं मैं, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं या कोई इससे एक्सपोज्ड हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है बट एक्यूट होता है, तो वो अपनी बॉडी को फुली रिकवर कर सकता है। ठीक है, उसकी बॉडी फुली रिकवर हो सकती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम एक्यूट हेपेटाइटिस बी से फाइट करता है। बट अगर जो पेशेंट है वो प्रॉपर इलाज करवाएं, तब ही जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट करेगा हेपेटाइटिस बी से। यदि अपना इलाज हेपेटाइटिस बी का पेशेंट ना करवाए तो उसका जो इन्फेक्शन है वो एक्यूट से क्रोनिक की तरफ जा सकता है, जो कि क्रोनिक इसका दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक में जो मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा, इसमें क्या होता है 6 मंथ से ज़्यादा का इसका ड्यूरेशन होती है इस वायरस की क्रोनिक टाइप में। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं हमारे इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में हेल्प नहीं करता है इसको हमारी बॉडी को रिकवर करने में। और इसी के साथ इसमें ये जो वायरस है ये लीड कर सकता है 6 मंथ से भी ज़्यादा, 6 मंथ से भी ज़्यादा ये लीड कर सकता है क्रोनिक के केस में। और फिर क्या होगा, उससे लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, और इसी के साथ साथ एकदम से उसका लीवर फेलियर भी हो सकता है। अब मैं बात करूं इसके कॉमन सिम्टम्स की कि हेपेटाइटिस बी के साइंस और सिम्टम्स क्या क्या है। तो मैं पहले सिम्टम की बात करूंगा, वो है इसके एब्डोमिनल पेन, मतलब कि आपके पेट में दर्द होगी। ठीक है, डार्क यूरिन होगा आपका, मतलब कि आपके जो यूरिन का कलर है वो डार्क होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बुखार आ सकता है, जॉइंट्स आपके जोड़ों में दर्द हो सकते हैं, इसी के साथ साथ वॉमिटिंग हो सकती है और थकान आप महसूस कर सकते हो। ये सब जो है इसके कॉमन सिम्टम्स है हेपेटाइटिस बी वायरस के, चाहे क्रोनिक हो वो हेपेटाइटिस बी, चाहे एक्यूट हो। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है इसमें, और कब आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, कब आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इस ट्रीटमेंट की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप में अगर इसके सिम्टम्स देखने को पाए जाते हैं हेपेटाइटिस बी के, तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन से जाकर कंसर्न करना चाहिए। उसके बाद वो आपको जो अप्रोप्रिएट टेस्ट्स बताएंगे इस वायरस को डिटरमाइन करने के लिए, इस इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए आपकी बॉडी में, तो वो आपको लेबोरेटरी में जाकर वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए। यदि आपको उसके बाद ये सिम्टम्स है और उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि आप एक्सपोज्ड हो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से, तो आपको उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आप ये वायरस अपने से किसी दूसरे में ट्रांसमिट ना कर पाओ। जिसके जो प्रिकॉशंस है उनके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, किस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर ही रिकमेंड किया जाता है कि उसको विद इन 6 मंथ में उसे इसका वैक्सीनेशन दी जाए। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दी जाए, क्योंकि यदि ये वायरस आप में एक बारी प्रवेश कर जाए, आप में कंडीशंस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। बस आपको उसके बाद कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी कि जिससे कि आप अपनी बॉडी से इस वायरस को दूसरे में ट्रांसमिट ना करें। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन की, तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसके जो ट्रांसमिट होने के जो तरीके हैं वो और वायरस से बहुत ही अलग है।
मतलब कि ये आपकी छींक, स्नीजिंग और कफ के ड्रॉपलेट से नहीं होता है। ये स्प्रेड होता है आपके वीर्य, जिसे हम सेमन कहते हैं, और आपके खून, ब्लड से। और इसी के साथ साथ जो बॉडी में विभिन्न तरह के हमारे फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनसे होता है। और जो वे होता है वो सेक्सुअली हो सकता है, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, इंजेक्शंस हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो गर्भवती महिला हैं वो भी अपने बच्चों में इसको ट्रांसफ़र कर सकती है, उनके द्वारा भी ये स्प्रेड हो सकता है यदि वो मदर इस वायरस से एक्सपोज्ड है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो इसमें देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशंस मेनता इसमें जो मुख्यतः जो कॉम्प्लिकेशंस है वो स्केरिंग ऑफ लीवर, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, लीवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो लीवर का फंक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कि हमारी लीवर की माल फंक्शनिंग हो जाती है, हमारा लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। हमें पता है कि किसी भी खाने को पचाने के लिए हमारे लीवर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो लीवर जो है हमारे स्टमक के लिए कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम्स, मतलब कि इस तरह के इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है, जिससे कि हमारा खाना पच सके। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमारा लीवर स्ट्रांग है तो हम किसी भी तरह का खाना पचा सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करूं मैं आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस की, वो है लीवर कैंसर। इससे क्या होता है कि अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन किसी व्यक्ति में हो जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लीवर कैंसर होने के, जिसमें क्या होता है कि आपका लीवर डिसफंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ आपको इमीडिएटली लीवर फेलियर भी देखने को मिलता है, और सारी एक्टिविटी जो है लीवर की स्टॉप हो जाती है, मतलब कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, जिससे हम बोलते हैं कि डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है और आपका कोई भी खाना पचेगा नहीं। इसके साथ साथ इसके जो कोई अगर हम अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वो क्या है, किडनी में भी हो सकते हैं। किडनी में ये डिजीज़ और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स में भी डिसबैलेंस डिसचेंज जो चेंजेस है वो देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रिकॉशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है। अगर हमें इस वायरस से बचना है, इस इन्फेक्शन से बचना है, तो हमें किस तरह का जो है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस मेनता मैंने आपको बताया कि इसके लिए डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो है वैक्सीनेशंस टाइम से ले लेनी चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके विद इन 6 मंथ जो भी में इसके हेपेटाइटिस बी के फॉलोइंग वैक्सीनेशंस के रूल है उसके अकॉर्डिंग ले लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द, अगर आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं लगाई है तो आप उन्हें इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, अपने डॉक्टर से पहले रिकमेंड करके ही इस वैक्सीनेशन को करवाएं, ठीक है। अगर आपका डॉक्टर मना करेगा, आप जिससे कंसर्न करोगे, ठीक है, वो मना करता है, क्योंकि अब दावे के साथ तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशंस है वो अगर किसी की बॉडी में किस तरह का इम्पैक्ट करे ये हम नहीं कह सकते हैं, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। और पर मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज 95% ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव होती है इस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में। इसीलिए इसे स्टार्टिंग में ही लगाया जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं। अब हम बात करें कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो सबसे पहले तो जो है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सेक्स करते टाइम बैरियर मेथड्स होते हैं, बैरियर मेथड्स आप गूगल कर सकते हो कि बैरियर मेथड्स किस तरह के होते हैं, जिससे कि आप में जब आप किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो तो आप किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से उससे रोक सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके साथ साथ आपको कभी भी यदि आप किसी संस्था में या किसी हॉस्पिटल में अपना ब्लड डोनेट कराते हो तो मेक श्योर कर लें, आप पहले अपने ब्लड की जांच करवा लें कि अगर आप ब्लड अपना
किसी डोनेट कर रहे हो ज़रूरतमंदों के लिए, तो आप में क्या हो कि आप में कोई भी तरह का इन्फेक्शन आपके ब्लड में देखने को ना मिले। एक केवल हेपेटाइटिस बी के लिए नहीं, किसी और इन्फेक्शन भी होगा तो उसके लिए भी ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहले ब्लड डोनेशन से पहले आपको अपना रेगुलर ब्लड के जो है टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए, कहीं इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कहीं कैंसर तो नहीं आपके ब्लड में। तो इसी के साथ साथ मैं आपके अगर बात करूं, जो हमारी यूथ है वो क्या करती है कि डिफरेंट तरह के नशे करती है, इंजेक्ट करती है अपनी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स को, और फिर उससे क्या होता है कि वो एक ही नीडल को शेयर कर लेते हैं। पैसे बचाने के लिए वो एक ही नीडल को शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि एक तो कोई भी जो हमारा यूथ है वो इन सब जो ये केमिकल ड्रग्स है इनके चक्रों में ना पड़े, और कोई भी व्यक्ति अगर इन चक्रों में है तो उसे रीहैब सेंटर्स में भेजें। रीहैब सेंटर में जाने से उन्हें इस जो ये अगर कोई एडिक्टेड होता है ड्रग्स से, तो उन्हें उसमें छुड़ाने में उनको मदद मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई बीमारी को लेकर, किसी नए इन्फेक्शन को लेकर। तो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।